हाय फ्रेंड्स, आज मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इज़ एम आर का यूज़ बताया था, सकारात्मक वाक्य लिए थे। अभी मैं कुछ सकारात्मक वाक्यों को ही लूँगा और आपको एग्जाम्पल्स दूँगा। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि लिखा है वे गायें हैं। मेरे पिछले वीडियो को आपने यदि अच्छे से देखा होगा तो इस वीडियो को अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है। मैंने पहले ही बता दिया था अपने पिछले वीडियो में कि कोई भी सेंटेंस लेंगे तो वह मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए और इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपने कर्ता ले लिया वे और यहाँ लिख दिया एक गाय, या यहाँ है लिख दिया, है हटा दिया। तो ऐसे नहीं लेना है कि कोई भी शब्द आप लिख दिया और उसकी इंग्लिश आप बना दिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक वाक्य आपको समझना है, मेरे पिछले वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर वे की इंग्लिश है दे। इसके बाद सहायक क्रिया मैंने पैटर्न बनाया था, फिर एक बार पैटर्न बनाए देता हूँ। सकारात्मक के लिए सिंटेक्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, और इसके बाद आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये समझिए कि ये आपके अदर्स पार्ट हैं, जो भी आप अदर्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिया कि आप कहीं फिर ये ना समझें कि इज़ एम आर के साथ हम गो भी लगा दें, कम भी लगा दें। तो क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इज़ एम आर वाले वाक्यों को पढ़ रहे हैं, मेरे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। तो दे के साथ सहायक क्रिया यूज़ करेंगे आर। अब ते बता रहा है कि गाय एक से ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि कर्ता जो है एक वचन और बहुवचन, मतलब एक और एक से ज़्यादा के लिए भिन्न भिन्न कर्ता आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वे जो कर्ता है वह एक से ज़्यादा गायें बता रहा है। तो जो काऊ है उसका हम प्लूरल बनाएंगे। प्लूरल बनाने के लिए आप एस लगा देंगे। मैं नंबर का वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड करके दूंगा। और यहाँ पर आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ए एन का मतलब होता है एक, और यहाँ पर हमारी गायें हैं एक से ज़्यादा। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन इन इंग्लिश दे आर काउज, और यहाँ पर फुल स्टॉप पंक्चुएट कर देंगे। तो ये बन गया आपका ट्रांसलेशन। अब इसी तरीके से कुछ और, जैसे इसी को आप ले लीजिए, आप यदि लिख रहे हैं वह एक गाय है, वह एक गाय है। तो यहाँ पर गाय एक है, तो गाय एक है, उसके लिए आप जो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वो वह यूज़ करेंगे। वे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे का मीनिंग ही है कि मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा। अब यहाँ पर ये गाय जो है तो स्त्री जात की, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर चूँकि ही या शी इनका यूज़ नहीं करेंगे, शी का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। दैट का यूज़ हम सभी के लिए कर सकते हैं। दैट का यूज स्पेशली पशु, पक्षी या निर्जीव के लिए करते हैं, जहाँ पर वह आएगा। अब दैट एक वचन है, एक वचन में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हैं और यहाँ पर है,
तो यहाँ पर आप एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे इस। काऊ है, और चूँकि काऊ काउंटेबल है और यहाँ पर बता रहा है कि एक गाय है, तो इसका उच्चारण, शब्द उच्चारण अर्थ में यदि आप काऊ लिखते हैं, काऊ, तो यहाँ पर का आया, तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल होगा वो ए यूज़ होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब आप काउंटेबल नाउन यानी गिनी जा सकने वाली संज्ञा के पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे ए एन का, तो उसमें ये जैसे शब्द हुआ और ये उच्चारण, तो उच्चारण का पहला अक्षर यदि का से लेके ज्ञा तक का कोई अक्षर है यानी व्यंजन है तो आप ए का यूज़ करेंगे, और यदि आ से लेके आह तक है तो एन का। यहाँ पर देखिए ये एक काऊ माने एक गाय, और यहाँ पर एक से ज़्यादा। जैसे आप यहाँ पर दो गायें लिखिए, तो जो दो गायें हैं तो केवल इसकी इंग्लिश होगी टू काउज। टू काऊ नहीं लिख सकते हैं, इसकी शुद्ध अंग्रेजी होगी टू काउज। यानी जो हमारी काउंटिंग है, तो एक के अलावा जितनी भी आपकी काउंटिंग बचती है वो सब प्लूरल है। एक के अलावा, एक के अलावा, मैं आपको एक समझने के लिए बता रहा हूँ। एक के अलावा, एक के अलावा शेष सभी काउंटिंग जो भी आप यूज़ करते हैं, सभी गिनती, उसको आप प्लूरल बोल सकते हैं। प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन। और जहाँ पर मैंने लिखा है एक के अलावा, उसका मतलब हुआ एक वचन। सिंगुलर, सिंगुलर बना है सिंगल से, तो इसको आप बोलेंगे सिंगुलर। सिंगुलर, ये आपका सिंगुलर हुआ, सिंगल। तो यहाँ पर आप ए एन का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने वीडियो बना दिया है, अपलोड कर दिया है। आर्टिकल के लिए मैंने विशेष वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। और प्लूरल बनाने के लिए आप शब्द के अंत में एस या आई ई एस या ई एस या ई एन लगाते हैं। इन्हीं एक तरीके से अक्षरों के समूह को, लेटर्स को हम यूज़ करके किसी भी काउंटेबल नाउन का, यानी जिसको आप गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनके लास्ट में लगाकर उनको प्लूरल बताते हैं। अब काउज लिख दिया तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा है। अब वो दो भी आप लिख सकते हैं, 10 करोड़ भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी गायें सेंटेंस में लिखना चाहते हैं। अब वैसे आपको यदि 10 गायें दिख गई तो 10 काउज बोलेंगे, 10 काउज। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझना है। तो ये हो गया आपका सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद। अब इसके बाद दोस्तों मैं नकारात्मक, केवल नकारात्मक, प्रश्नवाचक नहीं, नकारात्मक, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि नकारात्मक का मतलब ही होता है नो, यानी आप वहाँ पर किसी भी चीज़ को नकार रहे हैं। तो नकारात्मक वाक्यों के लिए मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ। तो जो नकारात्मक वाक्यों के लिए सिंटैक्स है, तो पूरा अफर्मेटिव जैसा ही है, बस इसमें आपको ना NOT नॉट जोड़ देना है और सहायक क्रिया के बाद ही जोड़ना है। यानी आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट, और नॉट के बाद
पार्ट्स ऑफ स्पीच, या इसको मैं लिख रहा हूँ अदर्स। अदर्स का मतलब बी मेन वर्ब के अलावा कोई दूसरी मेन वर्ब आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अदर्स में आप यूज़ करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों के लिए जो पैटर्न बनेगा वो इस तरीके से होगा। यह सिंटैक्स मैं बना दिया हूँ। इसको आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहाँ पर ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर बस सकारात्मक वाक्यों की जगह आप नहीं लगा देंगे, ट्रांसलेशन वही जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने। वह एक गाय नहीं है। वह एक गाय नहीं है। वह एक गाय नहीं है। तो यहाँ पर आप दैट, फिर आप सिंटैक्स देखिए, इसमें सहायक क्रिया इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद नॉट, क्योंकि ये नकारात्मक शब्द नकारात्मक वाक्य का सूचक है, यहाँ पर नॉट। यहाँ पर दोस्तों यह समझना है कि ये कोई प्रश्नवाचक नहीं है, कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है और ना ही प्रश्नवाचक शब्द है। तो आप वाक्य ज़रूर पहचान में रखिए कि इस तरीके से वाक्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये खड़ी पाई लगी हुई है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको नकारात्मक शब्दों के बारे में बताया है कि वो शब्द आ गए तो खड़ी पाई की जगह हिंदी में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जिसका यूज़ यहाँ पर नहीं है अभी, क्योंकि यह एक साधारण वाक्य का ही प्रकार है। मैंने वाक्यों का प्रकार अभी आपको बताया नहीं है। साधारण वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक का आपने ट्रांसलेशन सीख लिया है। अब इसके बाद नकारात्मक। तो यहाँ पर दैट इज़ नॉट अ काऊ। तो यहाँ पर आर्टिकल को मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप आर्टिकल को भी अच्छे से समझते जाएं, क्योंकि समझना सभी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिकल पर ही ध्यान देना है, पर यह है कि आर्टिकल में आप कंफ्यूज ना रहें। अब यहाँ पर ले लीजिए, वो किताबें नहीं हैं। वो किताबें नहीं हैं। तो चूँकि वो बता रहा है बहुत सारी किताबों के बारे में और उसमें वर्ड लगा दिया है नहीं। दोज माने होता है वो, और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे आर और लगा देंगे नॉट। इसके बाद नॉट के बाद आप यहाँ पर बुक। तो बुक का यहाँ पर दोस्तों नहीं आ पाएगा, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ BOOK, और इसका प्लूरल बनाएंगे यानी बहुवचन। यानी ये वो बता रहा है कि किताबें जो हैं एक से ज़्यादा हैं। दोज आर नॉट बुक्स, माने एक से ज़्यादा किताबें नहीं हैं, क्योंकि वो शब्द जो है यहाँ पर नॉट है। लेकिन चूँकि किताबें यहाँ पर शब्द ये है और ये कर्ता ये बता रहे हैं कि किताबें एक से ज़्यादा नहीं हैं,
तो यहाँ पर हमको नियमानुसार इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा, दोज आर नॉट बुक्स। और यहाँ पर सेंटेंस टर्मिनेट हुआ यानी कंप्लीट हुआ, THOSE, दोज आर नॉट बुक्स। तो दोस्तों नकारात्मक वाक्य जो हैं वो ईज़िली आप समझ गए होंगे, केवल आपको नॉट का यूज़ करना है। अब दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए आते हैं। तो जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं इसमें कुछ ख़ास चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ जो कि हर टेंस में आप यूज़ करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सिंटेक्स, प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सिंटेक्स। तो इसमें चूँकि मैनली आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का आप यूज़ करेंगे, जैसे हो गया क्या, क्यों, कब। ये शब्द जो हैं प्रश्नवाचक शब्द हैं। कहाँ, कौन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। कैसे, इनको आप समझ सकते हैं। ये हो गया व्हाट, क्यों हो गया व्हाई, ये हो गया व्हेन, कहाँ हो गया वेयर। यह स्थान बताता है, स्थान के लिए होता है, इससे आप स्थान पूछते हैं। कौन से आप किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं, हु। कैसे किसी का हाल चाल लेते हैं आप, हाउ, HOW, हाउ माने कैसा, कैसी, कैसे सब यूज़ करेंगे। यानी कैसे के एक वचन बहुवचन हिंदी में कैसा, कैसी, कैसे। कौन से भी वचन होंगे माने एक वचन बहुवचन। कहाँ से स्थान, कब का मतलब है समय से यानी आप समय, और क्यों का मतलब है रीज़न, कुछ भी कारण है, क्या कारण है। और क्या से कोई भी चीज़ को आप जानना चाहते हैं, व्हाट। तो WHAT व्हाट मीन्स क्या, WHY वाई मीन्स क्यों। इनके उच्चारण मैं इधर लिख रहा हूँ अभी। ये हो गया आपका शब्द, ये हो गया अर्थ, ये हो गया उच्चारण, ये हो गया व्हाई, ये हो गया आपका व्हेन, ये हो गया वेयर, ये हो गया हु, और ये हो गया हाउ। HOW हाउ, WHO हु, WHERE वेयर, WHEN व्हेन, WHY व्हाई, WHAT व्हाट। तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे। तो प्रश्नवाचक का रूल यही है दोस्तों कि यदि प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो आपको सहायक क्रिया कर्ता के पहले यूज़ करना है। पहला तो ये आप नोट में रखिए इसको आप। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है अर्थात वाक्य प्रश्नवाचक है। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक तभी बनेगा जब प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। वह शब्द होता है जिसका आप यूज़ करेंगे तो वह प्रश्नवाचक हो जाएगा अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए नोट है।
कि आप यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है या प्रश्नवाचक वाक्य, कैसे भी करके आप इसको समझ लीजिए, तो आपको सहायक क्रिया जो लगाएंगे वह कर्ता के पहले, ये सभी टेंसों के लिए है। एक तरीके से आपको यह रूल बिल्कुल फैक्चुअल रूल है। तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले रहेगी। केवल मैंने बताया सहायक क्रिया, मैं ये इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको धोखा ना हो। तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले यूज करते हैं। यह दोस्तों इसलिए मैंने लिखवा दिया ताकि आपको ज़्यादा यदि मुझे भी समझाना ना पड़े और आपको भी सरलता से समझ में आए। तो प्रश्नवाचक, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है, अर्थात वाक्य जो है प्रश्नवाचक है, तो सहायक क्रिया यानी किसी भी टेंस में, यह सब टेंसों के लिए अप्लाई होगा। तो जो सहायक क्रिया है, मैं मुख्य क्रिया नहीं बोल रहा हूँ, सहायक क्रिया जैसे इज एम आर, वह कर्ता के पहले यूज़ करते हैं। और दूसरा नियम जो आपको याद रखना है, यदि क्या प्रश्नवाचक शब्द, जो आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या है, यदि क्या प्रश्नवाचक शब्द, यह सभी टेंसों के लिए अप्लाई होगा, यह एक टेंस के लिए नहीं है, ये नियम सभी टेंसेस में अप्लाई करेंगे आप। यदि क्या प्रश्नवाचक शब्द, यह शब्द यानी व्हाट, यदि क्या प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य, मैं यहाँ हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल सरलता से, हिंदी वाक्य रचना में यदि क्या प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य रचना में, इसको मैं ब्रैकेट में करता हूँ, यदि क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, यानी वाक्य ही, जो वाक्य है वह क्या से ही प्रारंभ हो, तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, इसको बिल्कुल याद रखना है आपको। यह सभी टेंसेस में अप्लाई होगा। अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। मैंने लिखा सहायक क्रिया कर्ता के पहले यूज़ करते हैं, कब, जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। यह फॉर ऑल टेंसेस यूज़ करेंगे आप। यह यूनिवर्सल रूल हुआ आपका। फिर दूसरा रूल हुआ कि आपकी वाक्य रचना हिंदी की यदि क्या से प्रारंभ हुई है, यदि क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ, यहाँ पर दोस्तों मैंने में नहीं लिखा, में हो, तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट क्या के लिए सिंटेक्स लिख रहा हूँ, तो पहले मैं एग्ज़ाम्पल लिख दूँ ताकि आपको धोखा न हो। जैसे लिखा है, क्या मैं एक छात्र हूँ, और क्या प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर प्रारंभ में है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रश्नवाचक शब्द आने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का आप यूज़ करेंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये
सिकिल जैसे होता है, यानी हंसिया जैसे, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब पूर्ण विराम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर उत्तर नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब ये नहीं होता कि आपने लगा दिया तो प्रश्नवाचक हुआ। उसमें आपको ये मानना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा कि प्रश्नवाचक है तो माने कुछ ना कुछ उसमें प्रश्नवाचक शब्द जरूर है। यदि नहीं है तो वह वाक्य गलत है। चिन्ह का प्रयोग करके आप यह नहीं शो कर सकते हैं, इसलिए चिन्ह के साथ आपको शब्द लिखना पड़ेगा। क्योंकि व्याकरण सम्मत रचना हिंदी में आप लिखेंगे, यानी हिंदी में आपकी शब्द रचना, शब्दों का समूह यानी वाक्य इस तरीके से होना चाहिए कि वह व्याकरण सम्मत हो, तभी उसका अनुवाद आप अंग्रेजी में सही ढंग से बना पाएंगे। तो मैंने लिखा कि सहायक क्रिया कर्ता के पहले यूज़ करते हैं, अर्थात यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है या प्रश्नवाचक वाक्य है तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले यूज़ करते हैं, मतलब इसका सिंटैक्स बनेगा। और यहाँ पर दूसरा मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्या प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में हो तो क्या कि अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या बनेगा? सहायक क्रिया से बनेगा, यानी इज एम आर शुरू में आ जाएंगे, क्योंकि शुरुआती रूल यही है कि प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो जो सहायक क्रिया होगी उनकी अंग्रेज़ी कर्ता के पहले बनाएंगे। यानी कर्ता है मैं, तो यहाँ पर कर्ता के पहले यानी कर्ता के बाएं तरफ यदि प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो हमारा जो सहायक क्रिया है सभी टेंसेस में वो कर्ता के बाएं तरफ होगा। बायां दायां आप समझते हैं, तो ये बाएं तरफ सहायक क्रिया होंगी, फिर कर्ता यानी कर्ता के पहले। इसके बाद यदि नॉट है तो नॉट आएगा और अदर्स आएंगे। तो यहाँ पर मैं अभी नॉट नहीं ले रहा हूँ, खाली यहाँ पर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए लिख रहा हूँ अदर्स, यानी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई अन्य मेन वर्ब वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इस तरीके से जो वाक्य रचना है। अब प्रश्नवाचक शब्द जो है वह वाक्य के प्रारंभ में है, यानी क्या कि अंग्रेजी नहीं बनाना है। तो हमारे इस सिंटेक्स में जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वह नहीं आएगा। तो दोस्तों, क्या मैं एक छात्र हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? पहले आप कर्ता यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए, आई है और आई के साथ सहायक क्रिया एम लगेगी, तो एम इधर ना होके इधर आ जाएगी। लेटर कैपिटल इसलिए कर दिया हमने कि अब इधर कोई अंग्रेजी नहीं बनेगी, केवल कैपिटल लेटर से। आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन कहीं भी हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और यदि कोई हम कंप्लीट होने के बाद दूसरा सेंटेंस या पहला सेंटेंस लिखते हैं तो उसका भी लेटर पहला कैपिटल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एम आई, ये इतना आपने लिखा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद अदर्स की बारी आती है। तो ये एक छात्र आपका ये अदर पार्ट हुआ, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हुआ। यह आपका काउंटेबल नाउन हुआ और एक वचन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट, बहुत से लोग इसको स्टूडेंट बोलते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस भी गलत करते हैं। तो दोस्तों STUDENT स्टूडेंट, तो यहाँ पर सा आया, सा व्यंजन से है, इसलिए यहाँ पर यह एक स्टूडेंट को शो कर रहा है, इसलिए आ लगेगा या एन। तो यहाँ से हमने उच्चारण में देखा कि व्यंजन शब्द है, चाहे वो आधा हो चाहे पूरा हो, लेकिन है तो व्यंजन ही। तो यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे
और यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो ये पंक्चुएशन है यानी क्वेश्चन मार्क है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये हिंदी और अंग्रेजी के लिए सेम होता है, यानी यही प्रश्नवाचक चिन्ह आप अंग्रेजी में भी यूज़ करेंगे। तो क्या मैं एक छात्र हूँ, इसकी इंग्लिश होगी एम आई आ स्टूडेंट। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अनुवाद बनाना है। इसके बाद कुछ और वाक्य मैं लेता हूँ, इसमें नहीं लगाता हूँ। क्या वे गायें नहीं हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो वाक्य प्रारंभ हुआ है वह क्या से प्रारंभ हुआ है। तो और जो एक फैक्ट मैंने बताया कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले आएगी। तो पहले आप कर्ता डिटरमाइन कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि यह हमारा कर्ता है जो कि संकेत कर रहा है, यानी संकेतक जो हमारे यहाँ पर संकेतक है वही हमारा सब्जेक्ट है। तो कर्ता हुआ वे, तो वे की अंग्रेजी हो गई दे। अब सहायक क्रिया आप साधारण वाक्य के लिए यानी सकारात्मक और नकारात्मक, नकारात्मक यह भी है लेकिन नकारात्मक के साथ साथ यह प्रश्नवाचक है। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। और वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य हो तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले यूज़ होती है। तो दे के साथ सहायक क्रिया आर लगेगी। क्या प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि किसी भी वाक्य का प्रारंभ यदि क्या प्रश्नवाचक शब्द से हो तो क्या प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कई हैं तो वो यदि शुरू में भी आ जाएंगे तो उनकी अंग्रेजी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रश्नवाचक शब्द ऐसा शब्द है कि यदि वाक्य के शुरुआत में आ गया, यानी वाक्य यदि क्या प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाना है। अब इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि आर और दे आया, इसके बाद मैं इसका पैटर्न नीचे लिख रहा हूँ कि यदि नकारात्मक शब्द आ गया प्रश्नवाचक के साथ तो यहाँ पर आप सहायक क्रिया यूज़ करेंगे। क्या के लिए ही मैं बना रहा हूँ, यह क्या के लिए पैटर्न है, तो सहायक क्रिया लगाएंगे क्या के लिए स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह आप हर टेंस में यूज़ करेंगे। जहाँ भी शुरू में क्या आया तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी। इसके बाद कर्ता, और कर्ता के तुरंत बाद नॉट आएगा, यानी यदि नॉट है तो ये भी रूल आपको ध्यान रखना है कि कर्ता के तुरंत बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। तो नॉट के बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सहायक क्रिया यहाँ पर मैंने यूज़ की है आर दे के बाद आप ये हमेशा के लिए रूल याद कर लीजिए कि सभी टेंसेस में जो भी नॉट आएगा तो वह यदि प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले और नॉट जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद। यदि नॉट है तब, नहीं है तो अपने से नॉट नहीं लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा दिया हमने नॉट, और नॉट के बाद आ गया ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अदर्स। तो यहाँ पर वे संकेतक जो बता रहा है हमारा सब्जेक्ट या संकेतक कि गायें मोर देन वन हैं यानी एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ गाय का प्लूरल बनाएंगे यानी एन का यूज़ नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर सिंगुलर नहीं है। तो यहाँ पर कर देंगे काउस और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या वे गायें नहीं हैं, इसका अनुवाद होगा आर दे नॉट काउस। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब यही क्या यदि कर्ता के बाद आ जाए,
यानी वाक्य का प्रारंभ क्या से ना हो के कर्ता से हो, तब आपको क्या की अंग्रेजी सबसे शुरू में बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें आपको समझना है कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी अंग्रेजी सबसे शुरू में बनाते हैं। पर ध्यान में रखना है कि आपको क्या शब्द छोड़कर, यदि क्या शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। तो मैं यह एक कॉमन रूल या कॉमन सेंटेक्स लिख रहा हूँ कि प्रश्नवाचक शब्द फिर सहायक क्रिया, यानी प्रश्नवाचक शब्दों के लिए यह रूल है, सहायक क्रिया प्लस कर्ता। कर्ता के बाद यदि नॉट हो तो नॉट, नॉट नहीं है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये आ गया प्रश्नवाचक शब्द। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यदि वाक्य में क्या शब्द से ही वाक्य प्रारंभ हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी। तब हमारे लिए सेंटेक्स जो आप यूज़ करेंगे, यानी आप अपना वाक्य बनाने के लिए, वह सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। क्या से प्रारंभ हो, तो मैंने यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द नहीं लिखा है, मैंने सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अदर्स। तो ध्यान में रखना है कि क्या से प्रारंभ हो, तो यह यदि क्या से प्रारंभ होता है उसके लिए लागू नहीं है। जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द के लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द यदि क्या को छोड़कर शुरू में होगा तो उसकी अंग्रेजी शुरू में ही बनानी पड़ेगी। लेकिन क्या के लिए आपको ध्यान में रखना है कि यदि शुरुआत में क्या है तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, और क्या यदि कर्ता के बाद है तो सबसे शुरू में। तो दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द का मतलब यही है कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उनकी अंग्रेजी शुरू में बनाते हैं। बस आपको क्या के लिए अलर्ट रहना है कि क्या कहीं शुरू में तो नहीं है। बाकी जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड हैं उनकी अंग्रेजी शुरू में ही बनाई जाती है। तो थोड़ा दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं। मैं क्या को बीच में लेता हूँ, यानी कर्ता के बाद। किताबों में लिखा रहता है यदि कर्ता के बीच में हो, तो बीच का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल मिड पॉइंट, कर्ता के बाद हो यानी कहीं भी हो। वह क्या राम है, मैं यह वाक्य ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह वाक्य प्रश्नवाचक है, और मैंने बताया कि जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले आती है। ये तो रूल आप समझ गए। फिर यहाँ पर रूल है कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो क्या को छोड़कर, क्या के लिए विशेष रूल है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे शुरू में बनेगी। तो यहाँ पर क्या जो है प्रारंभ में ना हो के कर्ता के बाद है, तो क्या की अंग्रेजी आप शुरू में बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट। फिर यहाँ पर आप पहले डिसाइड कर लीजिए, यहाँ पर राम जो है यह ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य जाति है, और राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का माने कि मैंने बताया कि व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो या किसी बिल्डिंग का कोई नाम, नाम मतलब होता है जैसे राम, श्याम, रीवा, सतना, मध्य प्रदेश, ये नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इनके पहले आर्टिकल आप यूज़ नहीं करेंगे, ना इनका एक वचन बनता ना बहुवचन, खाली इनकी काउंटिंग कर सकते हैं कि 2 प्रॉपर नाउन आ गए, 3 प्रॉपर नाउन आ गए। तो यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन आया तो यहाँ पर संकेतक के रूप में हम एक वचन वाला ही सब्जेक्ट लेंगे, यानी वचन न मान के एक प्रॉपर नाउन है, और इसको संकेतक जो सब्जेक्ट आप लेंगे, संकेतक सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट लेंगे वो है एक वचन वाला लेंगे, यानी वे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में आपको समझना है कि वह क्या राम है सही है, वे क्या राम हैं गलत है।
तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीके से हिंदी रचना भी बता रहा हूँ कि वाक्य रचना कैसे करना है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन एक है इसलिए वह लगा है। यदि राम और श्याम होते तो यहाँ पर हमको कोई संकेतक बहुवचन लेना पड़ता, वे, वो, कोई भी। तो यहाँ पर आ गया वह पुल्लिंग है, तो यहाँ पर ही का यूज़ करेंगे। दैट का भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन आपको मेनली ही का यूज़ करना है। पुल्लिंग है, एक प्रॉपर नाउन है। यदि डबल हो जाए प्रॉपर नाउन तो आप भले पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, तब आप वहाँ पर ही या शी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ पर फिर आप यानी हिंदी में ही वे का इस्तेमाल करेंगे, वो का इस्तेमाल करेंगे। तो वे की अंग्रेजी बनाएंगे, वो की अंग्रेजी बनाएंगे। तो दोस्तों पहले हम इस वाक्य रचना को समझते हैं। पहले वाक्य में लिखा है वह क्या राम है। तो मैंने बताया कि वाक्य यदि प्रश्नवाचक हो तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले बनती है। तो आप सहायक क्रिया पहले यहाँ पर निर्धारित कर लीजिए, और सहायक क्रिया के पहले मैंने लगा दिया यहाँ पर इज़। ये क्लियर हुआ। फिर मैंने सेंटेक्स में बनाया हुआ है कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी शुरू में बनाते हैं, लेकिन क्या को आप सतर्क में रहना है। क्या यदि शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी, यदि कर्ता के बाद है तो उसकी अंग्रेजी शुरू में बनेगी। तो यह कर्ता के बाद है तो यहाँ पर अंग्रेजी शुरू में बन गई। तो ये इसका अनुवाद होगा व्हाट इज़ ही, और इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर इसका स्पेलिंग बनाएंगे। प्रॉपर नाउन यदि हो तो उसका लेटर कैपिटल रखते हैं, और ये आ गया राम की स्पेलिंग। इसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीटेड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ ही राम। अब इसको आप नकारात्मक रूप से समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो प्रॉपर नाउन लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे कर्ता यानी संकेतक बदलना पड़ेगा। जैसे वे क्या राम और सीता नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक है राम और सीता। अब काउंटेबल नहीं है, फिर भी हमने मोर देन वन प्रॉपर नाउन लिया, तो यहाँ पर कर्ता हम वह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर कर्ता प्लूरल वाला ही इस्तेमाल करेंगे, वे। तो पहले आप कर्ता आप डिफाइन कर लीजिए यहाँ पर कि हमारा कर्ता क्या है, संकेतक क्या है जो कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया दे। अब चूँकि प्रश्नवाचक के लिए मैंने रूल बताया कि सहायक क्रिया कर्ता के पहले, तो दे के साथ आर यूज़ होती है, ये हो गई आर। क्या के लिए मैंने रूल बताया कि यदि वाक्य के प्रारंभ में हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनती, लेकिन यदि कर्ता के बाद हो तो उसकी अंग्रेजी आप बना सकते हैं। तो कर्ता के बाद है, और बाकी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द कहीं भी होगा क्या को छोड़कर, तो उसकी अंग्रेजी सबसे शुरू में बनेगी। तो यहाँ पर हो गया व्हाट आर दे। और मैंने नॉट के लिए भी रूल बताया है कि यदि नॉट आ गया तो नॉट हमेशा यदि प्रश्नवाचक है तो कर्ता के बाद तुरंत आपको नॉट की अंग्रेज़ी बनाना है। चूँकि सहायक क्रिया आपकी बाएं तरफ चली गई, तो कर्ता के ठीक बाद नॉट यानी बाएं और दाएं के बीच, माने बीच में कर्ता रहेगा, बाएं तरफ आपकी सहायक क्रिया, दाएं तरफ आपका नॉट। ये सभी टेंसेस में रूल अप्लाई होगा। इसके बाद अदर्स जो भी होंगे। और यदि सकारात्मक और नकारात्मक जब प्रश्नवाचक ना हो तो आपने देखा है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर यह नकारात्मक है तो ये सहायक क्रिया इधर है और फिर नॉट है, तो रूल वही है। अब प्रश्नवाचक हुआ तो हमारा जो इज़ है वह इधर चला गया। यदि आपने यहाँ पर क्या लगा दिया तो इज़ इधर चला जाएगा। यानी कोई भी प्रश्नवाचक आया तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले चली जाती है इंग्लिश में। तो यहाँ पर हो गया व्हाट आर दे। इसके बाद दे के बाद मैंने बताया कि यदि नकारात्मक भी आ गया है यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक तो नॉट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ना राम का प्लूरल बनाएंगे ना सीता का, खाली यहाँ पर राम की स्पेलिंग लिख देंगे कैपिटल में RAM, और इसके बाद और की अंग्रेजी एंड, फिर श्याम भी प्रॉपर है तो उसका लेटर कैपिटल SHYAM, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क।
तो ये हुआ आपका व्हाट आर दे नॉट राम एंड, सॉरी यहाँ पर सीता था तो सीता की स्पेलिंग लिखेंगे सीता, SITA, SWTA भी लिख सकते हैं, SITA। व्हाट आर दे नॉट राम एंड सीता, और ये क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, एक वीडियो में आपको समझा पाना कठिन है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रश्न